इस समय हम देख रहे हैं कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और भारत 5वें स्थान पर, टॉप शीर्ष कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है और मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, इनका जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर आंकड़े हैं वहाँ पर देखें तो अस्पतालों की अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। उसी अस्पतालों पर बात करें अगर, तो हम देख रहे हैं कोरोना संक्रमण के दौरान जो अव्यवस्थाएं दिख रही हैं उन पर अगर कोई पत्रकार सवाल उठाता है तो उसको क्या मिल रहा है, उससे सवाल उठाने के बाद उसको मारा पीटा जाता है। उनमें से मैं भी एक हूँ, जहाँ पर RML जो हॉस्पिटल है, जो कि केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार का नहीं है, वहाँ पर जब मैं पहुँचता हूँ और एक पेशेंट के इमरजेंसी केस को भर्ती कराने के लिए वहाँ पर मैं उनसे बेड संबंधी पूछताछ करता हूँ तो वहाँ पर मुझे बताया जाता है कि बेड नहीं है। जबकि हम लगातार देख रहे हैं राम मनोहर लोहिया या तमाम हॉस्पिटल के जो बेड की सूचनाएं हैं वो ऐप पर दी जा रही हैं कि कितने बेड वहाँ पर खाली हैं। इमरजेंसी केसेज में अगर कहीं से कोई पेशेंट रेफ़र किया जा रहा है तो ये जान करके हो रहा है, अस्पताल के संज्ञान में है कि यह मरीज़ इमरजेंसी केस है या मरीज़ का, और उसे अगर रेफ़र किया जा रहा है तो दूसरे अस्पताल में रखना है। लेकिन चूँकि एक मरीज़ जिसके संदर्भ में मैं बात करने गया था, वो मरीज़ काफ़ी, उसकी हालत ख़राब है, अभी भी ठीक नहीं है पूरी तरह से स्थिति उसकी, और अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जबकि उन्हें रेफ़र किया गया था RML में बेड की सूचना दी गई कि वहाँ पर बेड नहीं है। जब मैंने इसका जो सूचना उन्होंने दी उसको रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाया, तो वीडियो बनाने के बाद वहाँ पर जो डॉक्टर बैठा था, जो PPE किट पहने व्यक्ति बैठा था, जो जानकारी दे रहा था, वो मेरे ऊपर टूट पड़ता है। जब वो टूट पड़ता है तो मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ, और क्योंकि मैं अकेले होता हूँ वहाँ पर, जब पूछने जानकारी वहाँ पर अंदर गया था तो अस्पताल परिसर से मैं गेट की तरफ आता हूँ जहाँ पर मेरे एक दोस्त खड़े होते हैं। जब उन तक पहुँचता हूँ तब तक मैं देखता हूँ कि वो हल्ला और शोर मचा करके तमाम गार्ड्स बाउंसर को बुला लेता है, जो कि 4 नंबर गेट पर जो मौजूद होते हैं गार्ड बाउंसर वो भी होते हैं, और जो उसके बगल वाले गेट पर मौजूद होते हैं, शायद वो 5 नंबर गेट है, जहाँ के गार्ड्स भी होते हैं और आकर के घेर लेते हैं। एक पत्रकार को घेरना कहाँ तक सही है, उनके काम में बाधा डालना कहाँ तक सही है, और ऐसे समय में जब कोरोना महामारी का दौर हो और ऐसे में पेशेंट को इलाज ना हो पा रहा हो, ऐसे में बेड संबंधी पूछताछ करना क्या कोई गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो फिर उनके साथ मारपीट क्यों की जाती है? मेरे साथ वहाँ पर गार्ड बाउंसर ने पहले मारपीट की, डंडे से मारा, उसके बाद मुझे वहाँ पर मेरा मोबाइल छीन करके और उस वीडियो को डिलीट किया गया। साथ ही और भी वीडियोज़ डिलीट किए गए और भी फ़ोटो डिलीट किए गए। और जब मैंने ये कहा उनसे कि मैं पत्रकार हूँ, मेरा यही काम है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, तो उन्होंने गाली गलौज किया और पत्रकारिता के नाम पर उन्होंने पत्रकार पूरे जगत को गाली दिया कि हम तेरी पत्रकारिता को सिखाते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, और जो दिल्ली पुलिस है, और जो कि अभी 72 घंटे होने वाले हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक उस मामले में संज्ञान नहीं लिया है, संज्ञेय अपराध होते हुए भी उसके केस में उस मामले को दर्ज नहीं किया है, FIR तक दर्ज नहीं की है। ऐसे में दिल्ली पुलिस से भी सवाल है कि आखिर पत्रकार को पीटना कहाँ तक जायज़ है, और अगर बेड संबंधी जो मरीज़ के लिए पूछताछ की गई है तो वो क्या सवाल पूछना गुनाह है? अगर आप FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं तो ये आप पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और ऐसे में हम सरकारों से जब सवाल पूछते हैं, गृह मंत्रालय से जब सवाल पूछते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जब सवाल पूछते हैं, तो उनका जवाब आता है कि आप थाने पर रिपोर्ट करवाएं। अगर थाने पर रिपोर्ट लिखी जाती तो आपसे क्या संपर्क करने की ज़रूरत होती? और वहीं पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार का भी जवाब उल्टे ही होता है, उलट पुलट करके, कि वो दिल्ली सरकार का जवाब होता है कि ये तो हमारा अस्पताल है ही नहीं। यानी कि अगर दिल्ली सरकार किसी भी पत्रकार के साथ या किसी भी आम लोगों के साथ अगर बेड का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है या उनके संबंध में मारपीट की जाती है अस्पताल के अंदर,
सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है। अगर एक पत्रकार के खिलाफ जो है इस तरीके से पत्रकार के दबाने की साजिश है, आवाज़ को दबाने की साजिश है, तो यह स्वीकार किया जाता है। लेकिन ये कहाँ का जायज़ है कि एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। 72 घंटे से अधिक समय हो चुका है, अभी तक एफआईआर नहीं लिखा गया है। मैंने एसएचओ से लगातार बात की, वहाँ पर एसएचओ ने कहा कि एफआईआर लिखा जाएगा, मेडिकल करवाइए। मेडिकल भी हो चुका, मेडिकल में हालांकि मेडिकल की कॉपी तक नहीं दी गई। सोचिए, अगर मेडिकल की कॉपी अस्पताल के द्वारा नहीं दी जाती है और उस अस्पताल में मेडिकल कराया गया है जहां की ये घटना है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि आखिर अस्पताल क्या उस मेडिकल में कोई चेंज नहीं कर सकती है दोबारा, क्योंकि मुझे मेडिकल की कॉपी नहीं मिली है। तो ये कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है कि उस मेडिकल से क्या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, ऐसे में जब अभी तक संज्ञेय अपराध में इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। कि सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को, जिसमें अगर संज्ञेय अपराध होते हुए भी एफआईआर दर्ज करने में देरी की जाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसकी अवमानना है। ये हम बता रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ की विधि व्यवस्था 2014 एक सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 524 की अवमानना के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। मैंने उसमें नोटिस देते हुए लिखा है एसएचओ को साफ, मैंने स्पीड पोस्ट भी कर दिया है कि दिनांक 7 जून को जो मेरे साथ घटना घटी है 1:45 के करीब पूर्वाह्न की, यानी कि सुबह सुबह, वो आरएमएल हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने गेट नंबर 4 पर मेरे साथ मारपीट की, मोबाइल छीना। मोबाइल छीनने के बाद वीडियो डिलीट कर दिए और कुछ देर तक मुझे वहाँ पर रोके रखा। मैं डरा सहमा था और इसके बाद संज्ञेय अपराध सूचना देने के तुरंत बाद भी 100 नंबर पर भी सूचना दिया, उसके बाद भी एफआईआर अभी तक क्यों नहीं दर्ज की गई, जबकि ये संज्ञेय अपराध के श्रेणी में आता है। एसएचओ कह रहे हैं कि ये संज्ञेय अपराध के रूप में अगर आता है तो ये कंफर्म होगा मेडिकल के बाद, जबकि इसमें अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसकी अवमानना है कि संज्ञेय अपराध में पहले उन्हें एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं ललिता कुमारी बनाम राज्य उत्तर प्रदेश के संबंध में, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था की थी, उसके संबंध में बात कर रहे हैं। मेरे समर्थन में या किसी पत्रकार की पिटाई के समर्थन में तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, और ऐसे ही मेरे संदर्भ में किया गया कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग ट्विटर पर लिखे इसको लेकर के कि इस संबंध में तुरंत इस मामले में न्याय दिया जाए, प्रभात को, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो इस मारपीट की कार्रवाई में संलिप्त रहे हैं। अगर सरकार की बात करें तो सरकार ठीक है, कोरोना योद्धाओं की बात करती है, तो कोरोना योद्धा का मतलब क्या अस्पताल में अगर किसी के साथ गुंडागर्दी होती है तो उन्हें भी कोरोना योद्धा समझा जाएगा, या फिर सरकारें डर रही हैं कि अस्पताल में अगर अस्पताल के किसी प्रशासन के खिलाफ, किसी सिस्टम में बैठे अधिकारी के खिलाफ इस तरह से अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो मामले को दबाने की कोशिश करेंगे, वो जो है काम करना छोड़ देंगे, इससे डरती है। अगर ऐसी बात है तो भी ये देखा जाना चाहिए कि ये एक बहुत गलत काम हो रहा है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। गेट के पास, गेट नंबर 4 के पास जब मेरे साथ मारपीट होती है, उसका वीडियो अस्पताल में रिकॉर्ड जरूर हुआ होगा, सीसीटीवी में मौजूद होगा, लेकिन पुलिस क्या उसे सुरक्षित करा दी है? एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है और सीसीटीवी फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस का उत्तरदायित्व क्या नहीं बनता है कि सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित कराया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए? अगर सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की जाती है, वीडियो जैसा कि डिलीट हो चुका है और मेडिकल के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो ऐसी स्थिति में एफआईआर नहीं लिखी जाती है और इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगा, अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार होगा और तमाम लोग जिम्मेदार होंगे। ये आगे हम सवाल उठाते रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।